हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिशा वाशनी एंड इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 के कुछ क्वेश्चंस। सो यस, हियर इज द very first question, which says the complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also known as। अब भाई इसमें पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब जो ईटीसी है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसका जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो उसको हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका प्लांट फिजियोलॉजी से, राइट। तो प्लांट फिजियोलॉजी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा, वहां पे आपने 4 कॉम्प्लेक्सेस के नाम पढ़े होंगे। वैसे तो 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट स्टिल 4 इज गिवन इन एनसीईआरटी, राइट। सो एक बार ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 से साइटोक्रोम BC1, ऑप्शन 2 से सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ऑप्शन सी से साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड फोर्थ सेज NADH डिहाइड्रोजनेज। यस, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? ओके, क्या लगाया होगा आपने? देखिए, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स 2 की, तो मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एनसीईआरटी हाइलाइट्स पे। तो जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा इस डायग्राम में। अगर आप देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल ऑर्गेन सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। तो जो आउटर और इनर इनर वाले में ये सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे, और 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जो पहला है NADH डिहाइड्रोजनेज, जो दूसरा है कॉम्प्लेक्स 2 इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फिर कॉम्प्लेक्स 3 इन्होंने ऊपर दे रखा है साइटोक्रोम BC1, और जो फोर्थ है दैट इज दी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में, तो इट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब हमने अगर ईटीसी उठाया है टॉपिक, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, जो NADH FADH2 ये सब जो बनते हैं प्रोसेसेस में, वो यहाँ पे एनकैश होते हैं। एनकैश किस फॉर्म में होते हैं? ATP मॉलिक्यूल में, ठीक है भाई। एनर्जी करेंसी क्या है इन सेल ऑर्गेनल्स की? ATP मॉलिक्यूल है, राइट। तो उसी में तो एनकैश होंगे। तो ये एक तरीके से आप मान लीजिए ईटीसी नहीं, ये ATM है। जितने भी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका ये क्या है? ATM है। तो जो NADH2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर होते हैं, और फिर इस तरह से प्रोटॉन्स बनाते हैं, और फिर ईच प्रोटॉन विल एंटर इनटू दी ATP सिंथेस। वैसे तो कुछ बुक्स में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स 5 है ये ATP सिंथेस को बोल देते हैं। ATP सिंथेस 2 यूनिट से मिलके बना होता है, F0 F1, और इसको कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल दिया जाता है। तो यस, जो NADH मॉलिक्यूल है वो इसके थ्रू एंटर होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ये इसको लेके जाते हैं 2 देन 3। फिर यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ऑलराइट, इस ETC चेन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स हैं ये फॉर्म होते हैं, और फिर ये ATP सिंथेज में जाके ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है ये जाके क्या बनाता है? ATP मॉलिक्यूल बनाता है। सिंस NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 से ही घुस जाता है इस चेन में, तो ये कितना बनाता है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है। अब ये जो FADH2 है ये कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर होता है। कहाँ से एंटर होता है? ये कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर होता है, जिसकी वजह से ये केवल 2 ही प्रोटॉन बना पाता है, और मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP ये बनाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? यहाँ पे हाईलाइट में भी लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव राइज टू 3 ATP एंड FADH2 प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ
एटीपी। समझ रहे हो इस चीज को? तो जो कभी ईटीसी को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो है यूक्यू H2, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो सिस्टम है, साइटोक्रोम सी और FeS, साइटोक्रोम बी, FeS, FAD, ये सब क्या है? ये इसके कंपोनेंट्स है कॉम्प्लेक्स के, जो कि किस में हेल्प कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आ गया है आपका पीसीआर के बारे में। सो यस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एम्पलीफाइज DNA फॉलोइंग द इक्वेशन। ऑल राइट, अब भाई इसमें पूछा है जो पीसीआर है वो डीएनए को एम्पलीफाई करता है, मतलब उसकी कॉपीज बनाता है बहुत सारी। अब वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता है? भाई हमें पता है पीसीआर में क्या होता है। आप कोविड के टाइम से पीसीआर बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत तरह के पीसीआर होते हैं, RT-PCR आप लोगों ने जनरली सुना होगा। तो उसमें क्या होता है भाई, डीएनए का एक सैंपल लेते हैं, उस मशीन में क्या होता है, फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती हैं। फिर उन कॉपीज से क्या होता है, उन कॉपीज के थ्रू इवेल्युएशन होता है, एनालिसिस होता है कि हाँ भाई किस तरह के इसके डीएनए पैटर्न्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस, राइट। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि जो पीसीआर है वो किस बेसिस पे, मतलब किस इक्वेशन पे काम करता है। तो यस, हमें पता है कि बिलियन ऑफ कॉपीज बन जाती हैं, और इसके 3 स्टेप्स होते हैं पीसीआर के। ये एनसीईआरटी हाईलाइट में भी आप देख सकते हो। सबसे पहले जो डीएनए जो हम डालते हैं एज अ सैंपल, वो क्या होता है? डी नेचर्ड होता है। डी नेचर्ड मतलब हमें पता है डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। तो डीनेचर करेंगे, कैसे करेंगे? हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके उस डीएनए को डीनेचर किया जाता है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। फिर दूसरा मेन स्टेप जो है पीसीआर का, वो फॉलो होता है, दैट इज अनीलिंग। अब अनीलिंग में क्या होता है भाई, ये जो प्राइमर्स होते हैं ये जाते हैं 3' एंड पे, और फिर वो 5' to 3' की डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब नए स्ट्रैंड का बनना होता है। देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इज इट क्लियर? सो दैट इज हैपेंड इन अनीलिंग स्टेप। नाउ नेक्स्ट में क्या होता है? एक्सटेंशन, सॉरी, ये जो पॉलीमराइजेशन है ये जस्ट इनिशिएट होता है अनीलिंग में, बट जो एलोंगेशन होता है, जो प्रॉपर जो बनता है, एक्सटेंड होता है जो स्ट्रैंड, दैट कम्स अंडर एक्सटेंशन स्टेप, ठीक है। और ये जो पॉलीमराइजेशन है, ये चीज हमेशा याद रखना, डीनेचर हो गया, अनीलिंग में प्राइमर लग गया ताकि सिंथेसिस हो सके 5' to 3' डायरेक्शन में, राइट। अब उस सिंथेसिस को कौन कराएगा? जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है, डीएनए पॉलीमरेज होते हैं सिंथेसिस कराने के लिए, सिमिलरली यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है कि जो एंजाइम्स हैं जनरली हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं बेटा, वो तो डिग्रेड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो अब ये तो सब कुछ बहुत हाई टेम्परेचर में हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक स्पेशल तरीके का पॉलीमरेज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, जो कि बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस पॉलीमरेज एंजाइम की क्या खासियत है टेक पॉलीमरेज की, कि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी ये अपना काम कर देता है, मतलब ये कड़ी धूप में नहीं थकता है, ठीक है, नहीं टूटता है बेचारा। तो ये 1 बिलियन, मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियली अगर आप देखोगे 30 साइकिल्स में 1 बिलियन बन रही है, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। अब भाई एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, तो ऑब्वियसली 2 to the power n शुड बी दी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट आईवीएफ। तो इसमें पूछा है व्हाट आर दी पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। तो भाई आपको इसमें पोटेंशियल ड्रॉबैक बताना है अगर आप आईवीएफ मेथड अपनाते हो तो। सो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से आया है क्लास 12 की, जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन मेथड की बात की गई है भाई, मतलब इन विट्रो मतलब जो टेस्ट ट्यूब में जो बेबी ग्रो कराते हैं, जो इनफर्टाइल कपल होते हैं या इनकम्पैटिबल कपल्स होते हैं, जिनको बेबीज नहीं हो रहे होते हैं, दे यूज दिस आईवीएफ मेथड एंड इट इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज। तो आईवीएफ मेथड भी बहुत तरह के होते हैं, आई विल टेक यू टू द एनसीईआरटी हाइलाइट्स एज वेल, बट इन आईवीएफ मेथड के पोटेंशियल ड्रॉबैक्स बताने हैं। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं कि क्या क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ये नहीं होता है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट, वेरी ऑब्वियस भाई, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, ओके दैट इज द थिंग, बट इट इज नॉट ड्रॉबैक, ठीक है। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये है बात, सही बात है, ये एक तरीके का ड्रॉबैक है भाई। आईवीएफ जब से आया है तो लोगों ने एडॉप्शन के मेथड को मतलब एडॉप्शन अब वो नहीं कर रहे हैं, दे वांट टू कंटिन्यू देयर जीन पूल थ्रू दिस आईवीएफ मेथड। वो चाहते हैं कि भाई उनमें उन्हीं के ही जीन्स हो। तो इसीलिए जो एडॉप्शन का जो बड़ी मुश्किल से एडॉप्शन का एक वो चलाता चलन कि हाँ भाई कुछ जो कपल्स हैं वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो वो अडॉप्ट कर लेते थे बच्चे। तो अनाथालय में इतने बच्चे हैं बेचारे बेसहारा, तो उनको थोड़ा सहारा मिल जाता था। पर एक ये ड्रॉबैक आ गया है कि अब सब आईवीएफ करते हैं, तो अब उन ऑर्फन्स को बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो आपको आई थिंक हर शहर में आईवीएफ क्लिनिक दिख ही जाएगा चलते फिरते। सो इट्स नॉट possibility that the early embryos does not survive, it might be the possibility। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन 1 इस तरह से आपका हो गया करेक्ट, ठीक है। बी डी एफ आर दी ओनली करेक्ट आंसर। चलिए अब हाईलाइट देख लेते हैं भाई, जिनको नहीं होते और उनको स्पेशल टेक्नोलॉजी लगती है तो उसको एआरटी भी बोला जाता है, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आईवीएफ इसमें आ जाता है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है, सेम कंडीशन रखी जाती है टेस्ट ट्यूब में जिस तरह से फीमेल के यूट्रस में होती हैं, ठीक है। अब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, जब एम्ब्रियो जो है बेटा 8 ब्लास्टोमेयर तक के होते हैं, तब क्या होता है, जाइगोट का कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, मतलब फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं ट्यूब में। और फिर जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो हो गया 8 ब्लास्टोमेयर का, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया फीमेल के एम्ब्रियो में, ठीक है। एक तो ये हो गया जिफ्ट। अब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म्स ये सब याद रखना। नाउ अगर यूट्रस में करते, अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा बढ़ गया है तो उसको यूट्रस में करेंगे ऑब्वियसली, तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। एम्ब्रियोस फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन आल्सो कुड बी यूज्ड। अच्छा ठीक है, इसके बाद भी कर सकते हैं। अब एक होता है गिफ्ट गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, मतलब अगर कोई फीमेल है एंड दे वांटेड टू कंसीव, पर वो एक हेल्दी एग हेल्दी ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो किसी डोनर से लेके उनके फैलोपियन ट्यूब में वो एग ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि इजीली उनका फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, कि अलग तरीके का प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन दी लैब इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। तो क्या होता है भाई, इसमें लेबोरेटरी में क्या होता है, ओवम में ही डायरेक्ट इंजेक्शन किया जाता है स्पर्म का, ताकि वो डायरेक्टली जाके फ्यूज कर सके ओवम से, ठीक है। चलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, ठीक है, स्पर्म इंजेक्शन के बारे में बात हो गई, ये सब हम कर चुके हैं। सो दीज आर दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो कि हेल्प करती हैं रिप्रोडक्शन में। इसके आप शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म्स ये सब चीजें याद कर लेना, इन सबके फुल फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इजी, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है भाई कौन सा सही है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। भाई हमें पता है जो राइबोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, लार्जर वन एंड दी स्मॉलर वन। तो जो यूकैरियोट्स हैं 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, पर जो
सॉरी राइबोसोम्स जो हैं वो दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। यूकैरियोट के राइबोसोम अलग सेडिमेंटेशन रेट के बने होते हैं, उनका अलग ही कॉम्पोजिशन होता है, प्रोकैरियोट्स का अलग होता है। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट्स हैं बेटा ये सब क्या है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब उतने वेल डेवलप नहीं होते, उनका न्यूक्लियस भी उतना वेल डेवलप नहीं होता, तो ऑब्वियसली उनका राइबोसोम भी उतना अच्छा नहीं, मतलब उतना वेल डेवलप नहीं होगा, तो वो 70s के होते हैं, 80s के होते हैं, ये तो करेक्ट है बात। ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, ये मैंने अभी बताया, यस, एक स्मॉल होती है एक लार्ज होती है। ठीक है, नाउ टू सब यूनिट 80s का जो होता है 60-40 से मिलके बना होता है, और जो 70 का होता है वो 50-30 से मिलके बना होता है। इज इट करेक्ट, बताइए, ये करेक्ट है क्या? आप देखिए दूसरा क्या है, 80s का 60 और 20 से बना होता है, 70 का 50-20 से, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टू सब यूनिट 80s का 60-30, और इसका क्या है 70 का 50 एंड 30, बेटा ये भी गलत है। आपका क्या क्या सही है, ए बी सी आपका सही है, सो आंसर वन विल बी दी करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब जो 80s है किससे मिलके बना है, 60 + 40s, मतलब एस किसको बोला गया, स्वेडबर्ग यूनिट को बोला गया है। इसकी ये जो राइबोसोम की जो यूनिट है ये है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। तो इससे क्या है, सेडिमेंटेशन रेट पता चलता है कि ये जो इनके जो यूनिट्स हैं वो किस रेट पे सेडिमेंट होते हैं, तो उसी को इन्होंने एक यूनिट बना दिया एस। अगर हम बात करें 70s का, तो बेटा इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, 50s + 30s। अभी आप इन दोनों के भी कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं बात कर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट दी मैचिंग। ठीक है, तो मैचिंग में यहाँ पे देखिए कंडीशन दी हुई है, मेडिकल कंडीशन, और फिर बताया गया है भाई इस सिचुएशन में इस तरह की कंडीशन होती है, तो अब उसको आपको करेक्ट करना है। तो देखिए एम्फाइसेमा, इसमें क्या होता है बताइए, इसमें जो एल्विलाई होते हैं, लंग्स के जो एल्विलाई होते हैं, एल्विलर सैक होते हैं, उनका वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो ए का क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब हमें पता है जो ग्लोमेरुल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, किडनी के नेफ्रॉन में होते हैं, और आइटिस किसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। तो ए का 2 एंड सी का 4। ठीक है, ए का 2 एंड सी का 4, यहीं पे आ गया आपका आंसर, बट ठीक है और को भी और भी कंडीशंस को देखते हैं। एंजीना पैक्टोरिस, इसमें क्या होता है बेटा, एक्यूट चेस्ट पेन होता है जब हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। सो बी का क्या हो गया, 3rd हो गया। ओके, और जो टेटनी है, इट इज अ कंडीशन जब ऑक्सीजन सॉरी जब कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो जो मसल्स हैं उसमें अचानक से स्पैजम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4। ऑल राइट, सो दिस इज दी this is very small session of PYQ from 2025. I hope इट इज क्लियर टू यू। आगे भी हम और वीडियोस में और क्वेश्चंस लेके आएंगे, अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके देन, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।